हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कारा में लैंगिक जनन हम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ग्लोब्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, कारा के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सेक्स ऑर्गन्स जो हैं कारा के जननांग, न्यूक्यूल तथा ग्लोब्यूल कहलाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर न्यूक्यूल है जो इसमें चित्र में दिख रहा है। ये लंबा अंडाकार जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और नीचे की तरफ जो ये गोलाकार स्ट्रक्चर है ये ग्लोब्यूल है। तो पिछले वीडियो में हम ग्लोब्यूल की संरचना के बारे में, इसका परिवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्यूल की फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, न्यूक्यूल की संरचना। न्यूक्यूल एक अंडाकार लगभग 7 mm लंबा ये संरचना होती है। ग्लोब्यूल से ये बड़ा होता है। ग्लोब्यूल 1 या 2 mm का होता है, जबकि ये न्यूक्यूल है बड़ा है और दोनों एक साथ ही मिलते हैं। सीमित वृद्धि की शाखा पर, जिसको पत्ती भी कहते हैं, उसकी अभ्यक्ष सतह पर मिलता है। पर्वसंधि के सूक्ष्म वृंत द्वारा ये लगा रहता है। उभयलिंगी जातियों में न्यूक्यूल ग्लोब्यूल के ठीक नीचे न्यूक्यूल जो ग्लोब्यूल के ठीक ऊपर की ओर होता है, जक्स्टापोज्ड कंडीशन में होता है। न्यूक्यूल में एक बड़ा अंडा पाया जाता है और उसके अंदर बहुत सारा स्टोर्ड रिजर्व फूड मटेरियल होता है, फैट होता है, ऑयल होता है। और जो न्यूक्लियस है, अंडे का न्यूक्लियस है, वो आधारीय भाग में होता है। इसमें आपको दिख रहा है, ये आधारीय भाग में न्यूक्लियस होता है और बाहर ये सारा साइटोप्लाज्म है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल, तेल वगैरह ये सब होते हैं। और इसके चारों तरफ 5 कोशिकाएं होती हैं जो कि लंबी घूमती हुई होती हैं और क्लॉकवाइज ये घूमी हुई होती हैं। और ऊपर इनके 5 छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिससे ये कोरोना बनाती हैं, मुकुट जैसा एक ढक्कन बनाती हैं। ये कोरोना 5 सेल का होता है, 5 ही ट्यूब सेल होती हैं। तो ट्यूब सेल के टॉप पर ये छोटी सेल होती है जो कोरोना बनाती है। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? जिस तरह से हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट पढ़ा था, ऐसे ही इसमें हम ये देखते हैं कि वहीं पर जहाँ पर ग्लोब्यूल का निर्माण हुआ था, उसी नोड पर ये न्यूक्यूल का भी निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये है ऊगोनियल इनिशियल, जो कि नोड पर होती है। ऊगोनियल इनिशियल से 3 कोशिकाएं बनती हैं। 3 कोशिका का एक लंबा फिलामेंट बनता है। तो सबसे ऊपर की डोम शेप की ये सेल है ऊगोनियल मदर सेल। उसके नीचे वाली नोडल सेल है, यानी बीच वाली जो कोशिका है नोडल सेल है। और सबसे नीचे की पेडिसल सेल है। पेडिसल सेल आगे विभाजित नहीं होती है। सबसे पहले अब इन तीनों कोशिकाओं में से नोडल सेल विभाजित होती है। ऊगोनियल मदर सेल है, वो काफ़ी देर में विभाजित होती है। पहले नोडल सेल विभाजित होती है और उससे इस तरह से विभाजित होती है ये कि बीच में एक सेल बन जाती है और 5 बाहर पेरीफेरी पे सेल बन जाती हैं। ये शीथ सेल होती हैं। तो एक सेंट्रल सेल बन गई और 5 शीथ सेल बन गई। यहाँ चित्र में अपने को 2 दिखाई दे रही हैं साइड वाली, और पूरा अगर गोले में देखें तो 5 सेल होती हैं। तो ये बीच की सेंट्रल सेल है और आसपास बगल में शीथ सेल या शीथ इनिशियल है और ऊपर ऊगोनियल मदर सेल है। ऊगोनियल मदर सेल लंबी होने लगती है थोड़ा साइज़ में। उससे के साथ साथ ही ये शीथ सेल हैं, ये ज़्यादा पहले लंबी होने लगती हैं और ऊगोनियल मदर सेल को कवर करने लगती हैं। तो ये लंबी होती हैं। जब ई वाला ये डायग्राम है, इसमें आप देखें तो ये लंबी होकर 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं। ऊपर एक छोटी सेल होती है जिसको कोरोना सेल कहते हैं और नीचे वाली जो बड़ी सेल है वो ट्यूब सेल कहलाती है। तो ये 5 शीथ सेल, जो कि 5 सेंट्रल सेल के चारों तरफ घिरी हुई होती हैं, वो 5 सेल में
एक ऊपर छोटी कोरोना सेल और नीचे ट्यूब सेल बनती है। अब ये कोरोना सेल ऊपर उगोनियल जो मदर सेल है उसको घेर लेती हैं। ये एक तरह से कैप का काम करती हैं कोरोना सेल। और इसके बाद ट्यूब सेल और साइज़ में बढ़ती जाती हैं और ये उगोनियल मदर सेल है, ये लंबी हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है और इलोंगेट होकर फिर इसमें विभाजन होता है। नीचे एक छोटी सी सेल बनती है जिसको स्टॉक सेल कहते हैं और बड़ी जो इलोंगेटेड सेल है उसको एग कहते हैं। तो अब ये जो ट्यूब सेल हैं वो और लंबी होती जाती हैं और चारों तरफ स्पाइरली कॉइल्ड हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत सारी ट्यूब सेल हैं, जबकि 5 ही ट्यूब सेल होती हैं और वो चारों तरफ स्पाइरली कॉइल होके इसको उगोनियम को एग को कवर कर लेती हैं। मैच्योर जब ये हो जाती है इस तरह से उगोनियम, तो ये जो कवर करी हुई जो सेल हैं 5 ट्यूब सेल हैं जिनकी टॉप सेल हैं ये कोरोना सेल, जो कि एक ढक्कन सा बना रही है, कैप बना रही है या मुकुट बना रही है। मुकुट के जस्ट नीचे से इन ट्यूब सेल में स्प्लिट हो जाती है, दरार बन जाती है और उन दरार में से एंथेरोजॉइड प्रवेश करते हैं जो कि ग्लोब्यूल के अंदर बने थे। ग्लोब्यूल से बाहर निकले एंथेरोजॉइड और यहाँ दरारों में से ये प्रवेश करते हैं। इनमें से एक एंथेरोजॉइड है वो प्रवेश कर पाता है, उगोनियल दीवार को भेदता हुआ अंदर जाता है और नीचे जो अंडा होता है उसमें एक न्यूक्लियस है, उसके साथ उसका फ्यूज़न होता है मेल न्यूक्लियस का। तो इस तरह से ज़ाइगोट बन जाता है और जैसे ही फ्यूज़न होता है तुरंत ही उगोनियल वॉल बन जाती है। जो एग है उसके चारों तरफ एक सेल वॉल बन जाती है और इसकी ये जो ट्यूब सेल्स हैं जो स्पाइरली कॉइल्ड हैं, ये ट्यूब सेल की जो अंदर वाली दीवारें हैं, पेरिक्लाइनल भित्ति है, वो भी मोटी होने लग जाती है। सेल वॉल भी बन जाती है उगोनियम के चारों तरफ और ये भित्ति भी मोटी हो जाती है। बाकी सारी सेल्स झड़ जाती हैं। तो इस तरह से ये जो एक जो ज़ाइगोट है वो स्पोर बन जाता है, निषेकतांड बन जाता है और इसमें धारीदार ऐसे नालियाँ सी बन जाती हैं क्योंकि ऊपर की सेल तो झड़ गई हैं और नीचे ये मोटी भित्ति वाली हो गई हैं और इन मोटी भित्ति वाली खांचदार में कैल्शियम कार्बोनेट का भी डिपोजिशन हो जाता है। तो ये सफ़ेद से रंग का दिखता है बाहर, खुरदरा सा, और फिर ये पेंदी में चला जाता है, तालाब की पेंदी में चला जाता है। तो ये पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेस्टिंग स्ट्रक्चर भी है। तालाब में कुछ सप्ताह कुछ महीनों ये पड़ा रहता है और अगला जब अनुकूल मौसम आता है, बरसात का मौसम, पानी अच्छा होता है, टेम्परेचर वगैरह इसकी फेवरेबल होता है, तब ये इसका अंकुरण होता है। तो अंकुरण कैसे होता है? तो अंकुरण के समय इसमें सबसे पहले 4 न्यूक्लियस बनते हैं। तो 4 न्यूक्लियस कैसे बनते हैं? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो क्योंकि गैमीट बनते समय अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ था, तो यहाँ अर्धसूत्री विभाजन ऊस्पोर के जर्मिनेशन के समय होता है। 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। इनमें से फिर एक ऊपर छोटी सी सेल बनती है, लेंटिकुलर सेल बनती है, ये मसूर के आकार की छोटी सेल बनती है। उसमें एक न्यूक्लियस रहता है, फंक्शनल न्यूक्लियस। बाकी 3 न्यूक्लियस ये बड़ी सारी जो सेल है उसके अंदर ही रह जाते हैं और वो धीरे धीरे आगे विलुप्त हो जाते हैं, तीनों नष्ट हो जाते हैं। ये जो एक फंक्शनल जो सेल है, फंक्शनल न्यूक्लियस है जिसके अंदर मसूर के आकार की छोटी कोशिका है, इसमें फिर एक वर्टिकल विभाजन होता है और ऊपर की तरफ प्राइमरी प्रोटोनिमा सेल बनती है और नीचे की तरफ एक सेल बनती है जो प्राइमरी राइजोइडल सेल कहलाती है। तो प्राइमरी राइजोइडल सेल पहले बढ़ती है और उसमें भी पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं और राइजोइडल प्राइमरी राइजोइड है, उसकी पर्व संधि से एक पूरा चक्र निकलता है राइजोइड्स का। तो ऐसे कई पर्व संधियाँ होती हैं, हर एक पर्व संधि से राइजोइड्स का चक्र निकलते हैं। और ये जो प्राइमरी प्रोटोनिमा है इसमें भी नोड और इंटरनोड बनते हैं। तो इसकी जो पहली नोड है उससे कई संरचनाएं निकलती हैं, जो सभी संरचनाएं सेकेंडरी राइजोइड होती हैं और एक संरचना उसमें से सेकेंडरी प्रोटोनिमा होती है जो ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो और ये इसकी जो नोड से एक और फिलामेंट निकलता है जिसकी नोड पर और एक पूरा चक्र निकलता है तंतुओं का, तो वो एक मुख्य मेन पौधा बनाता है। तो इस तरह से ये
टेरिडोफाइट में जैसे प्रोटोनिमा होता है, उसके साइड से एक ब्रांच निकलती है, उस तरीके से एक नया पौधा, मेन पौधा निकलता है। और अपर जो नोड है इसकी, ये जो प्राइमरी राइजोइड है, प्राइमरी राइजोइड निकला, उसके ऊपर ये प्राइमरी प्रोटोनिमा सेल निकली। प्राइमरी प्रोटोनिमा सेल की जो नीचे बेसल नोड है, उससे तो सेकेंडरी राइजोइड और सेकेंडरी प्रोटोनिमा निकलते हैं, जबकि अपर नोड है, उस अपर नोड से बहुत सारे वर्ल्ड निकलता है, एक चक्र निकलता है अपेंडेजेस का। उसमें से एक चक्र जो होता है वो मेन प्लांट बनाता है कारा का। तो इस तरह से कारा का प्लांट बन जाता है। ये लाइफ साइकिल हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं, कैसे एक मेन प्लांट है कारा का, उस कारा के प्लांट में जो छोटी छोटी पत्तियां जैसी स्ट्रक्चर हैं, सीमित वृद्धि की शाखा, उस पर न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल लगते हैं। ये राइट हैंड साइड में न्यूक्यूल दिखा रखा है, न्यूक्यूल में अंडा है और अंडे में इधर लेफ्ट हैंड साइड में ग्लोब्यूल दिखा रहा है। ग्लोब्यूल का किस तरह से विकास हुआ है, उसमें एंथेरिडियल फिलामेंट बनते हैं और एंथेरिडियल फिलामेंट में हर एक जो एंथेरिडियल फिलामेंट की जो सेल है वो एक एंथेरिडियम होती है और उस एंथेरिडियम में एक एंथेरोजॉइड बनता है और एंथेरोजॉइड ये ट्यूब सेल में से प्रवेश करते हैं, ट्यूब सेल की दरार में से, और फिर संयुक्त होकर जाइगोट बनाते हैं। इनका न्यूक्लियस संयुक्त होकर जाइगोट बनाता है। फिर यहाँ मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद 3 जो न्यूक्लियस हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं और एक जो लेंटिकुलर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो आगे विभाजित होकर प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा और राइजोइड और मेन प्लांट ये बनाता है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल समाप्त होती है। तो कारा का जो जीवन चक्र है वो हैप्लॉन्टिक प्रकार का होता है। पूरा जो पादप है वो, उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसके न्यूक्लियस में, और सिर्फ जाइगोट जो है, निषिक्तांड है या ऊस्पोर है, वो ही एक द्विगुणित अवस्था होती है, बाकी सारी अगुणित अवस्था होती है। तो इस तरह के जीवन चक्र को हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र कहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता। जैसे सारी एल्गी अभी तक हमने पढ़ी, वो सभी तीनों वॉल्वॉक्स, कोलियोकीट और कारा तीनों ही ग्रीन एल्गी हैप्लॉन्टिक प्रकार की हैं, जिसमें मुख्य पौधा अगुणित होता है और सिर्फ जो जाइगोट होता है वो ही द्विगुणित अवस्था में होता है। थैंक यू।